कल हमने ग्रुप पॉलिसी में सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन किया था, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू ग्रुप पॉलिसी, ठीक है ना। आज ग्रुप पॉलिसी में आगे करते हैं और आगे करते हैं, ठीक है। डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन से हम लॉगिन हुए, तो और पॉलिसीज देखते हैं कौन कौन सी हैं। सर्वर मैनेजर, टूल्स, पॉलिसी मैनेजमेंट, हेडिंग डालो पासवर्ड पॉलिसीज, पासवर्ड पॉलिसीज। पासवर्ड पॉलिसी के लिए लिख लो, गो टू द सर्वर मैनेजर, टूल्स, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, इसके अंदर आपका एक्सटेंड फॉरेस्ट, एक्सटेंड डोमेन्स, एक्सटेंड डोमेन नेम, right click on default domain policy, edit, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, एक्सटेंड पॉलिसीज, एक्सटेंड विंडोज सेटिंग, विंडोज सेटिंग जब आप एक्सटेंड करोगे, इसके अंदर एक ऑप्शन मिलेगा आपको सिक्योरिटी सेटिंग, एक्सटेंड सिक्योरिटी सेटिंग। सिक्योरिटी सेटिंग के अंदर ऑप्शन मिलेगा आपको अकाउंट पॉलिसी, तो एक्सटेंड अकाउंट पॉलिसी, अकाउंट पॉलिसी के अंदर ऑप्शन मिलेगा आपको पासवर्ड पॉलिसी, क्लिक करना है पासवर्ड पॉलिसी पे या सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट पासवर्ड पॉलिसी। देखो इसके अंदर पासवर्ड के कुछ ऑप्शंस आएंगे, ये डिफॉल्ट ऑप्शंस हैं। जैसे पहला ऑप्शन क्या है, इन्फोर्स पासवर्ड हिस्ट्री। पासवर्ड हिस्ट्री मतलब जो यूजर को जब आप पासवर्ड देते हो, अगर पासवर्ड आप बार बार चेंज कर रहे हो तो ये अपनी हिस्ट्री में जो प्रीवियस आपने पासवर्ड डाले हैं, कितने पासवर्ड को ये स्टोर करेगा अपने पास, लास्ट 24 पासवर्ड को ये याद रखेगा, ठीक है ना। इसके बाद मैक्सिमम पासवर्ड एज, जब कोई भी पासवर्ड आप यूजर को देते हो या एडमिनिस्ट्रेटर को देते हो तो उसके पासवर्ड की जो मैक्सिमम एज होती है वो 42 डेज होती है, यानी आफ्टर 42 डेज ये आपका पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप कम और ज्यादा भी कर सकते हो। पासवर्ड एज को मिनिमम 1 डेज पे ला सकते हो आप, और मैक्सिमम 999 डेज जा सकता है। एक्सप्लेन में मैं दिखा रहा हूँ आपको। मिनिमम 0 डेज पे जाएगा ये, और मैक्सिमम 999 डेज। तो जो टाइमर तो इसमें डेज रहेंगे 1 से लेकर 999 डेज तक रहते हैं। आप कुछ भी दे सकते हो चेंज हम करके देखेंगे अभी
जस्ट अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। मिनिमम पासवर्ड एज 1 डेज होती है, मैक्सिमम 999 डेज होती है, डिफॉल्ट 42 डेज होती है। पासवर्ड लेंथ यानी कितने करेक्टर होंगे पासवर्ड में, डिफॉल्ट जो है वो 7 करेक्टर होते हैं। जब आप यूजर को, डोमेन यूजर को पासवर्ड देते हो तो डिफॉल्ट 7 करेक्टर होते हैं। पासवर्ड मस्ट बी कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायर्ड, यानी कि जो हम पासवर्ड देते हैं डोमेन के यूजर को वो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ठीक है ना, जिसके अंदर अल्फाबेट, डिजिट और स्पेशल करेक्टर तीनों यूज, क्योंकि ये इनेबल है ऑप्शन, कॉम्प्लेक्स ऑप्शन है, इसीलिए आपका पासवर्ड कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, मिनिमम 7 करेक्टर होने चाहिए। अगर मैं इसे डिसेबल कर देता हूं तो फिर मैं नॉर्मल पासवर्ड भी दे सकता हूं, जैसे 1 2 3 1 2 3 4 5 7 या ABCDEFGH, है ना, इस तरीके से। तो अभी कॉम्प्लेक्स इसका ऑन है, इसलिए हम ये वाला पासवर्ड जो है कॉम्प्लेक्स पासवर्ड चलेगा इसमें। तो ये चेंज करके देखेंगे। आप एक काम करो, ये चीजें लिख लो सारी, डिफॉल्ट के साथ लिख लो, आगे ब्रैकेट में लिख लेना। जैसे ये मैक्सिमम पासवर्ड एज है ना, डिफॉल्ट तो 42 डेज, इसके आगे ब्रैकेट में मैक्सिमम 999 डेज। सर मुझे एक कॉल आ रही है सर, मैं एक बार रिसीव कर लूं? ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर ये इनफोर्स पासवर्ड हिस्ट्री ये भी लिख लो, मैक्सिमम पासवर्ड एज डिफॉल्ट 42 डेज, इसके आगे ब्रैकेट में लिख लेना मैक्सिमम 999 डेज आप दे सकते हो, है ना। ये पांचों ऑप्शन लिख लो जरा, लिख ली सर। ठीक है लिख लो आप, ठीक है। सर लिख ली सर, सारे पॉइंट लिख लिए? यस सर। ठीक, तो देखो चेंज करके देख लेते हैं। क्या चेंज करोगे बताओ? 2 चीजों में चेंज करके देख लेते हैं। एक तो करेक्टर, इसका 7 करेक्टर की बजाय 3 करेक्टर कर सकते हैं, कर देते हैं हम, ठीक है ना। अप्लाई, ओके, यानी डिफॉल्ट 7 करेक्टर थे, मैंने 3 करेक्टर कर दिया। मैक्सिमम कितने करेक्टर का पासवर्ड रख सकते हो आप? 15 करेक्टर का। ओके सर। 14 करेक्टर, 1 to 14 करेक्टर रख सकते हो। 14 करेक्टर का आप पासवर्ड रख सकते हो मैक्सिमम, ठीक है। डिफॉल्ट 7 करेक्टर, मिनिमम 0 करेक्टर रख सकते हो आप।
यानी बिना पासवर्ड, बिना करेक्टर के भी रख सकते हो, बिना पासवर्ड के कोई। पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी को हम कर देते हैं डिसेबल, ठीक है। तो इन दोनों का आउटपुट देख लेते हैं। चेंज करने के बाद अपडेट कर लो इसे। अब देखो न, एक काम करते हैं, आउटपुट देखने के लिए यूजर एंड कंप्यूटर में जाते हैं। हमने दो चीजें चेंज करी पासवर्ड में, एक तो कनेक्टर 3 करेक्टर कर दिए और कॉम्प्लेक्सिटी को उसके डिसेबल कर दिया। तो अब यूजर बनाते हैं। यूजर नाम दे दो कुछ भी, यूजर को D1 नाम दे दिया हमने, नाम यूजर का। लॉगिन नेम कर दिया D1। नेक्स्ट। देखो करेक्टर में मैं 2 करेक्टर ले रहा हूं। नेक्स्ट करेंगे फिनिश, तो एरर दे देगा कि आप जो करेक्टर की रिक्वायरमेंट है, जो लेंथ है उसकी, वो आप उसे सही नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 हमने पासवर्ड दिया है 1 2 3 1 2 3, ठीक है। एक्सेप्ट कर लिया। यस सर। और कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं, यानी कॉम्प्लेक्स पासवर्ड का भी एरर नहीं दिया, यस सर, है ना, क्योंकि हमने वो कॉम्प्लेक्स फीचर था इसका, उसे डिसेबल कर दिया है, ठीक है। अब हम वापस इस सर्विस को वैसे ही डिफॉल्ट कर देते हैं जो डिफॉल्ट थी है, और करेक्टर इसके कर देते हैं 7। अगर बिना पासवर्ड के डोमेन यूजर बनाने हैं तो इस करेक्टर को 0 कर दो आप, ठीक है। बिना पासवर्ड के बन जाएगा आपका। ओके। तो अभी हमने क्या किया, डिफॉल्ट कर दिया, यानी कॉम्प्लेक्स को ऑन कर दिया फीचर को, और मिनिमम 7 करेक्टर कर दिए। अब जाकर देखो एक फिर से एक यूजर बनाते हैं, F1 नाम दे देते हैं यूजर को। पासवर्ड में हम रखते हैं 1 2 3, पहले वाला ही है ना, 1 2 3। चेक कर लेते हैं, एरर दे दिया। पासवर्ड कॉम्प्लेक्स होना चाहिए और आपका पासवर्ड की जो लेंथ है वो आपकी मिनिमम 7 करेक्टर होनी चाहिए। एरर दे दिया उसने, ठीक है। यानी जो पहले डिफॉल्ट था MIS@123, यानी कॉम्प्लेक्स अल्फाबेट, डिजिट और स्पेशल करेक्टर तीनों आ गए, ठीक है। और मिनिमम 7 करेक्टर आ गए हमारे, MIS@123 7 करेक्टर, ठीक है। अब एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर है ये चीज, ये समझ गए? यस सर, क्लियर है सर। नहीं सर। चलो ठीक। इसमें अकाउंट पॉलिसी के अंदर ही एक ऑप्शन और मिलेगा आपको, अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी। पासवर्ड पॉलिसी के अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी, ये भी लिख लो जरा, तो इसे समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी लिखो, और इधर ये 3 ऑप्शन है, इन तीनों ऑप्शन को लिख लेना। अकाउंट लॉकआउट पोजीशन, अकाउंट लॉकआउट थ्रेशोल्ड, रीसेट अकाउंट लॉकआउट काउंटर आफ्टर। लिखिए सर। देखो अकाउंट लॉकआउट का मतलब यहाँ पर क्या है, अकाउंट लॉकआउट ड्यूरेशन क्या होती है और अकाउंट लॉकआउट थ्रेशोल्ड, ये 2 चीजें मेन है, ठीक है ना। जो ड्यूरेशन है अकाउंट काउंटर आफ्टर, ये दोनों सेम ही है, ठीक है ना। अकाउंट लॉकआउट ड्यूरेशन हमने यहाँ पर सपोज टाइमर सेट कर दिया
मिनट्स में बताना है। 1 मिनट का कर दिया, ठीक है। अप्लाई, ओके ओके। जो रीसेट काउंटर होगा और जो अकाउंट लॉकआउट ड्यूरेशन होगा दोनों इक्वली होते हैं, इक्वली काम करते हैं। जो आप ऊपर ड्यूरेशन में दोगे वही काउंटर आफ्टर में आ जाएगा, आपका लॉकआउट काउंटर आफ्टर, है ना। अकाउंट लॉकआउट थ्रेशोल्ड में मैंने इनवैलिड लॉगिन अटेम्प्ट दे दिए 5। इनका ये इस वाले फीचर का मतलब क्या है, ये कहाँ पर यूज होता है फीचर? सर मतलब जैसे कोई अनऑथराइज्ड यूजर है, वो मतलब लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं डोमेन सर्वर में किसी पीसी में, तो उस केस में ये हेल्पफुल रहती है। हाँ देखो, जैसे सही कहा आपने, जैसे हमारा डोमेन के यूजर हैं, ठीक है ना, डोमेन के यूजर जाकर किसी क्लाइंट मशीन से लॉगिन कर रहे हैं, बट कोई अननोन पर्सन है, उसे यूजर का नाम तो पता है बट पासवर्ड नहीं पता, ठीक है ना। यस सर। तो जब वो पासवर्ड डालता है, जैसे ह्यूमन यूजर से हम लॉगिन हो रहे हैं, अब उसे पासवर्ड तो पता नहीं, तो पासवर्ड नहीं पता तो वो क्या करेगा, बार बार गलत पासवर्ड डालेगा, यानी गैस कर करके डालेगा कि ये होगा 1 2 3 5 5 6 7 8 एग्जाम्पल, है ना। तो ये क्या है, वो जितनी बार पासवर्ड डाल के एंटर करेगा, तो ये क्या है, इनवैलिड अटेम्प्ट है। ये जितनी बार भी वो गलत डाल के एंटर कर रहा है पासवर्ड, ठीक है ना, इसे बोलते हैं इनवैलिड अटेम्प्ट। तो लॉगिन इनवैलिड अटेम्प्ट, तो लॉगिन इनवैलिड अटेम्प्ट में हमने कितना कितना दे रखा है उसे, 5, यानी वो 5 बार लॉगिन इनवैलिड अटेम्प्ट कर सकता है, 5 बार, 5 टाइम्स। जब 5 बार उसके कंप्लीट हो जाएंगे इनवैलिड अटेम्प्ट, उसके बाद क्या होगा, ये विंडो थोड़ी देर के लिए हैंग हो जाएगी, ठीक है ना। अब वो जो हैंग होने की ड्यूरेशन है वो कितनी सेट की हमने, 1 मिनट, ठीक है ना। यानी वो ड्यूरेशन क्या रहेगी, 1 मिनट, और इनवैलिड अटेम्प्ट रहेंगे 5, यानी 5 बार वो गलत पासवर्ड डाल सकता है। अगर आप हैंगिंग ड्यूरेशन को आप 5 मिनट कर देते हो और इनवैलिड अटेम्प्ट को 1 कर देते हो, तो एक बार ही इनवैलिड अटेम्प्ट कर कर वो 5 मिनट के लिए हैंग हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ये इनवैलिड अटेम्प्ट उसके हिसाब से चलेंगे जो आपने अकाउंट पॉलिसी अपडेट की है, ठीक है। अब जैसे हमने 5 डाल के देख लेते हैं गलत। U1 को हमने पासवर्ड दिया 1 2 3 फर्स्ट अटेम्प्ट, फिर दूसरा अटेम्प्ट किया 1 2 3, दूसरा अटेम्प्ट 1 2 3, तीसरा अटेम्प्ट 1 2 3, चौथा अटेम्प्ट 1 2 3, पांचवा अटेम्प्ट। अब जैसे ही हम छठी बार जाएंगे हैंग हो जाएगा, समझ गए। और इसकी ड्यूरेशन कितनी रहेगी, ये जो हैंग हो रखा है इस टाइम, ये सर्च कर रहा है जो 1 मिनट, क्योंकि हमने ड्यूरेशन वहां पे 1 मिनट। समझ गया ना अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी? बिल्कुल सर। 1 मिनट तक देखो ये ऐसे ही रहेगा, उसके बाद 1 मिनट बाद वापस फिर ये आपसे लॉगिन क्रेडेंशियल मांगेगा, यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा फिर से, ठीक है। हो गया, क्लियर है? क्लियर है सर। अब इसके अंदर कैरब्रॉस पॉलिसी आएगी। कैरब्रॉस पॉलिसी हमारी हम यूज करते हैं, ये हमारी यूज होती है, एक तो होती है ट्रस्ट रिलेशनशिप में, और एक होती है साइट एंड सर्विसेज, हम प्रैक्टिकल करेंगे आगे तो उसमें आएगा ये। तो अभी वो प्रैक्टिकल नहीं हुआ तो इसलिए अभी आप इसे समझ नहीं पाओगे, इसे बाद में करेंगे, ठीक है। ओके सर। सर एक बात बोलनी थी, मेरी स्क्रीन थोड़ी सी फ्रीज हो रखी है, पता नहीं क्या हो रखा है। तो स्क्रीन फ्रीज हो रखी है, मुझे मतलब आपकी ऑडियो सुनाई दे रही है बट वीडियो नहीं दिखाई दे रही है, मतलब दिखाई दे रही है बट फ्रीज हो रखी है। फ्रीज हो रखी है हाँ स्क्रीन? सर। हाँ सर, बिल्कुल वीडियो मतलब फ्रीज हो रखी है। अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी, अकाउंट लॉकआउट के बाद देखो जहां पर अकाउंट पॉलिसी है, अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी के बाद कैरब्रॉस पॉलिसी है। ये कैरब्रॉस पॉलिसी हमारी साइट एंड सर्विसेज प्रैक्टिकल आएगा आगे, तो उसमें यूज होती है ये रेप्लिकेशन के लिए, ठीक है ना। और डोमेन एंड ट्रस्ट में भी रेप्लिकेशन के लिए इसका यूज करते हैं हम कैरब्रॉस पॉलिसी का, तो ये आगे प्रैक्टिकल में आएगा तब करेंगे इसे हम, ठीक है। इसके अलावा देखो जैसे यहाँ पर ये जो हमारी पॉलिसी थी, पासवर्ड पॉलिसी और अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी, ये अकाउंट पॉलिसी के पार्ट थे, ठीक है ना। अकाउंट पॉलिसी के नीचे ही एक पॉलिसी और है, लोकल पॉलिसीज। लिख लो लोकल पॉलिसीज। ये लिख तो लिए थे ना आपने अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी के ये ऑप्शन,
यस यस सर, लिख लिया सर। लोकल पॉलिसी के अंदर पहला ऑप्शन है ऑडिट पॉलिसी। ये ऑडिट पॉलिसी क्या है? ये इसके अंदर हम जो हमारे यूजर्स हैं, ठीक है ना, जो हमारे यूजर अकाउंट्स हैं उनको मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे मॉनिटर कर सकते हो? जैसे ऑडिट अकाउंट लॉगिन इवेंट, अभी कुछ डिफाइन नहीं है इसके अंदर। अगर हम इसे इनेबल कर देते हैं ऑप्शन को, ठीक है, तो इसका फायदा क्या होगा? सक्सेस और फेलियर। इसका फायदा ऑडिट लॉगिन इवेंट, इन दोनों ऑप्शन को हम इनेबल कर देते हैं। इनेबल करके सक्सेस और फेलियर दोनों कर देते हैं। इसका फायदा क्या होगा बताओ मुझे। सर मतलब जब भी कोई भी ऑथराइज्ड यूजर लॉगिन करेंगे तब सक्सेस होगी, और नहीं, अगर मतलब नहीं नहीं, नहीं। जैसे कोई डोमेन यूजर है, ठीक है ना, विंडोज सर्वर, विंडोज सर्वर के अंदर जब आप टूल्स में जाते हो तो टूल्स में ही एक ऑप्शन आपको और मिलेगा, यहाँ पर इवेंट व्यूअर आ रहा है ना सर। यस सर। ये इवेंट व्यूअर जो ऑप्शन है ये एक्चुअली मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है। किस लिए यूज होता है? मॉनिटरिंग के लिए। किस किस चीज की मॉनिटरिंग कर सकते हो आप इससे? यूजर अकाउंट की मॉनिटरिंग कर सकते हो, एप्लीकेशन की मॉनिटरिंग कर सकते हो, डिवाइसेस की मॉनिटरिंग कर सकते हो, सर्विसेज की मॉनिटरिंग कर सकते हो। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर एप्लीकेशन, सिक्योरिटी, सेटअप, सिस्टम्स, फॉरवर्ड इवेंट्स। और एप्लीकेशन में देखो डोमेन की कुछ सर्विसेज भी दिखाएगा यहाँ पे आपको भी। तो ये सारे आपके यहाँ पर आप मॉनिटरिंग कर सकते हो। देखो जैसे सर्विसेज कौन सी, वेब सर्विसेज, डीएफएस की आप मॉनिटरिंग, डीएनएस की मॉनिटरिंग कर सकते हो आप, इंटरनेट एक्सप्लोरर की मॉनिटरिंग कर सकते हो आप। अब यहाँ पर देखो जैसे विंडोज बॉक्स के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा आपको सिक्योरिटी। यस सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जहां पर भी एक्टिव डायरेक्टरी का बड़ा डेटाबेस होगा वहां पर एक्टिव डायरेक्टरी और उसके सभी यूजर, पूरा डोमेन का नेटवर्क, डेटा सेंटर है, पूरे डोमेन का नेटवर्क चल रहा है, सभी यूजर डोमेन आईडी यूज कर रहे हैं, यूजर आईडी। तो उस केस में हर यूजर की मॉनिटरिंग होती है कि कौन सा यूजर कब लॉग इन हो रहा है, कौन सी मशीन से लॉग इन हो रहा है, कब लॉग आउट हो रहा है, कौन सी मशीन से लॉग आउट हो रहा है। वो सारी मॉनिटरिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। वैसे तो ये मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर सकते हैं, कंपनियां सॉफ्टवेयर यूज करती है इसके लिए, मॉनिटरिंग के लिए। बट इसका एक बेसिक फंडा ये है कि आप इस इवेंट व्यूअर के थ्रू भी मॉनिटरिंग कर सकते हो। क्योंकि जब कोई भी यूजर लॉगिन होता है या जब कोई भी डोमेन पे सर्विस आप इंस्टॉल करते हो, उसको यूज में लाते हो, तो साथ के साथ इवेंट व्यूअर के अंदर उस सर्विस के लॉग्स बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना? यस यस। अब आप जो मॉनिटरिंग करोगे वो इन लॉग्स से ही करोगे। देखो ये सब लॉग्स हैं और लॉग्स में दिखा रहा है लॉग, लॉग इन, लॉग ऑफ, लॉग ऑन। ठीक है ना, कौन लॉग इन हुआ, कौन लॉग ऑफ हुआ, किस टाइम, ये सब अभी बताऊंगा मैं लॉग्स। इसे मैं क्लियर कर देता हूँ सारे लॉग्स को, इनको। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमने इस वाले ऑप्शन को बाय डिफॉल्ट ये अनसेलेक्टेड रहता है, यानी हमने इसे इनेबल कर दिया, इवेंट को, लॉगिन इवेंट को इनेबल किया है। और इनेबल में हमने ये कहा है कि वो यूजर जो आपका डोमेन का यूजर है, चाहे वो सक्सेसफुल लॉगिन हो और चाहे वो फेलियर हो, यानी कि लॉगिन होने में सक्सेस ना हो, दोनों ही केस में उसके लॉग्स बनेंगे। और लॉग्स कहाँ दिखाई देंगे आपको? इवेंट व्यूअर के अंदर। ठीक है ना? कहाँ दिखाई देंगे? इवेंट व्यूअर में। तो अब हम क्या करते हैं, काम कर लेते हैं। हमने इसे इनेबल कर दिया सक्सेसफुल और फेलियर को, है ना? इसे अपडेट कर देते हैं। पहले मैं आउटपुट दिखा दूं आपको, फिर आप लिख लेना, है ना? अपडेट कर देते हैं जरा। अपडेट करने के बाद अब आप क्लाइंट मशीन पे जाओ। क्लाइंट मशीन पे जाने के बाद जैसे हम क्या करते हैं, U2 से लॉगिन होते हैं। लॉगिन होने के लिए जो पहला अटेम्प्ट है उसे हम गलत डाल देते हैं ना, 1 2 3 4 5 गलत पासवर्ड डाला हमने U2 का।
गलत अटेम्प्ट हो गया। अब उसके बाद सही अटेम्प्ट डालते हैं, MIS@123 सही पासवर्ड डालते हैं, वैलिड अटेम्प्ट करते हैं। लॉगिन हो गया, ठीक है। yes, अब ये जाकर देखो इवेंट व्यूअर में देखेंगे मॉनिटरिंग के लिए, मॉनिटरिंग करेंगे हम इवेंट व्यूअर से। अब इवेंट व्यूअर में जाएंगे हम, कहाँ मिलेगा ये इवेंट व्यूअर ऑप्शन आपको? टूल्स के अंदर, cool, ठीक है ना। विंडोज लॉक्स के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी में जाओगे आप, इसे रिफ्रेश कर लो एक बार, ये बन गए लॉग्स, ठीक है। और ऐसा नहीं है लॉगिन हुआ था एक ही लॉग्स बनेंगे, उसके कई सारे लॉग्स बनते हैं उसके, है ना। यानी अगर एक दिन में 50 यूजर लॉगिन हो रहे हैं तो याद रखना हजारों लॉग्स बनेंगे। तो मॉनिटरिंग करना बहुत टिपिकल होता है इसके अंदर, एक क्योंकि इसमें एक एक yes, फाइल को ओपन करके देखना पड़ता है कौन सा इवेंट्स, कौन सा लॉग्स किसका है। अब जैसे देखो लॉग ऑफ 2 लॉग्स बने हैं इसमें, लॉगिन लॉग्स बने हैं। तो लॉगिन लॉग्स को देख लेते हैं पहले, ये किसका लॉग्स है। हमने इसे ओपन किया, DCMIS का दिखा रहा है, ये वाला तो डोमेन का दिखा रहा है। लॉग्स में गए, ये वाला भी डोमेन का है। देखो U2 लो, ये वाला लॉग्स है, किसका है ये लॉग्स? yes, YouTube user की, ये आ रहा है U2 यूजर, yes sir, टाइम और डेट भी दिखा रहा है, देखो यहाँ पे किस डेट में, yes sir, 21/4/2020 में 11:37 पे, यानी अभी 1 मिनट पहले ही लॉगिन हुआ है ये, yes sir, ठीक है ना, दिखा रहा है yes, ये। yes, इसमें आपको आईपी भी दिखाएगा जिस मशीन से लॉगिन है ये, 10.2 मशीन का आईपी है, 10.2 जहां से लॉगिन है ये, ठीक है। yes, समझ रहे हो कैसे हो रही मॉनिटरिंग, है ना। yes sir, yes sir, क्लियर है ये चीज? clear है sir, तो ये हमारा मॉनिटरिंग टूल है। इवेंट व्यूअर क्या है हमारा? ये मॉनिटरिंग टूल है जो हमें टूल्स के अंदर मिलता है। लेकिन इसका यूज कब आता है? जब आप ग्रुप पॉलिसी के अंदर जाकर इसको इनेबल कर देते हो। डिपेंड करता है किस किस चीज के लिए आप लॉग्स बनाना चाह रहे हो। अगर ऑडिट अकाउंट मैनेजमेंट, यानी आप उसके यूजर के अकाउंट में कोई चेंजिंग कर रहे हो तो उसका भी लॉग्स आप चाहते हो, तो इसे भी इनेबल कर दो आप। समझ गए? yes, yes, तो उसके मैनेजमेंट में जब भी कोई चेंजिंग करोगे तो चेंजिंग करते ही उसकी भी एक वो बन जाएगी, अपडेट, ठीक है। चलो ये लिख लो, लोकल पॉलिसी के अंदर ऑडिट पॉलिसी लिखो और उसके अंदर ये ऑप्शन लिख लो, ऑडिट ऑब्जेक्ट एक्सेस। ऑब्जेक्ट यानी कि जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आपने कोई यूजर बनाया, ठीक है ना, जैसे ओयू बनाया, कोई नया ओयू बनाया तो उसके भी लॉग्स चाहते हो कि जैसे ऑब्जेक्ट में कोई चेंजिंग कर रहे हो, नया ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ऑब्जेक्ट रिमूव कर रहे हो, ऑब्जेक्ट के अंदर यूजर बना रहे हो, ओयू बना रहे हो, ग्रुप बना रहे हो, तो उसका भी अगर आपको लॉग्स देखने हैं तो उसको भी इनेबल कर दो यहाँ से, तो उसके भी लॉग्स बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। yes, yes, तो जब बड़ा डेटाबेस सर्वर, बड़े सर्वर डेटाबेस की बात होती है डेटा सेंटर के, और पूरा नेटवर्क आपका डोमेन बेस हो, डोमेन आईडी यूज हो रही हो नेटवर्क के अंदर, तो उस केस में जो सर्वर इंजीनियर होता है मॉनिटरिंग के लिए सारे ऑप्शन को इनेबल रखता है ताकि वो मॉनिटरिंग कर सके। और मॉनिटरिंग कैसे करेगा वो? जब ये इनेबल कर देगा तो इवेंट व्यूअर के अंदर सारे लॉग्स आएंगे, यहाँ से मॉनिटरिंग करेगा, जैसे मैंने आपको दिखाया है अभी, है ना। यहाँ yes, दिखा रहा है, देखो डिटेल में जाओगे तो डिटेल में पूरा दिखा देगा ये, जो जर्नल में दिखा रहा है। देखो ये वो SID होती है, जितने भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी नई चीज बनाओगे उसे एक SID मिलती है, जैसे S100 से SID मिली, इसका SID का यूज आगे बताऊंगा मैं। टारगेट यूजर U2 है, ठीक है ना, किस मशीन से लॉगिन हुआ है, 10.2 मशीन से लॉगिन हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे लॉग्स हैं, इनसे मॉनिटरिंग होती है। yes, ये लिख लो फटाफट, है ना। yes, नॉट डिफाइंड होता है बाय डिफॉल्ट सारे ऑप्शन, आप इसे बस जाकर इनेबल करोगे, इनेबल करके सक्सेस और फेलियर दोनों के बना लोगे। यानी हम दोनों के लॉग्स चाहते हैं, अगर सक्सेसफुली लॉगिन करे तो भी, अगर वो सक्सेसफुल अटेम्प्ट ना कर पाए तो भी, दोनों में लॉग्स बनेंगे।
यस लिख ली सर। चलो देखो, ऑडिट पॉलिसी के नीचे ही एक पॉलिसी और मिलेगी आपको, यूजर राइट्स मैनेजमेंट। आ रहा है ना यूजर राइट्स मैनेजमेंट? यस लिख लो इसे, यूजर राइट्स मैनेजमेंट को। इसके अंदर मैं एक दो पॉलिसी भी बता देता हूँ आपको, एक दो पॉलिसी लिख लो, बाकी तो आप अपने आप से देखो। जो भी पॉलिसी आप अप्लाई करोगे या कोई भी पॉलिसी आपको अप्लाई करना है, याद रखो इसके अंदर 1000 से ज्यादा पॉलिसीज हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखो कितनी सारी पॉलिसी है, हर चीज के लिए पॉलिसी है इसमें, हर चीज के लिए। लेकिन कोई भी पॉलिसी आपको अप्लाई, जब आप अप्लाई करोगे तो पहले उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। हर एक पॉलिसी की पूरी डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में डेफिनेशन है। जैसे देखो इसे लॉगिन इवेंट्स का मैंने ओपन किया, एक्सप्लेनेशन है पूरी, तो पहले इसको पढ़ लेना, क्योंकि इसमें बहुत सी पॉलिसी ऐसी भी है जो आपके हार्डवेयर पे इफेक्ट डालेगी, ठीक है। तो बहुत केयरफुली अप्लाई करना, जो भी पॉलिसी अप्लाई करोगे। मैं मेन पॉलिसी बता रहा हूँ आपको, है ना, क्योंकि 1000 से ज्यादा पॉलिसी, अगर पॉलिसी पढ़ने चलेंगे तो एक महीना हमारी पॉलिसी में ही निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं मेन पॉलिसी बता रहा हूँ आपको। तो यूजर राइट्स असाइनमेंट लिख लो ये ऑप्शन। इसके अंदर मैं बता देता हूँ एक दो पॉलिसी आपको जो यूज कर सकते हो आप। इसके अंदर आपको पॉलिसी मिलेगी, देखो जैसे इसके अंदर है ना, ये चेंज द सिस्टम टाइम, चेंज द सिस्टम टाइम जोन, ये दो चीजें आ रही है ना, है ना। अभी मैं इनका यूज बता देता हूँ आपको दोनों का, ठीक है। दोनों का क्या यूज है। अभी जैसे मैं गया विंडोज 7 पे, यूजर U2 से लॉगिन है ना, क्लाइंट मशीन से U2 से लॉगिन है। इसके टाइम जोन में जाते हैं हम। टाइम जोन में भी डेट दिखा रहे हैं 22 और टाइम दिखा रहा है। तो हम सपोज दैट मुझे टाइम और डेट चेंज करनी है इस मशीन की, तो जैसे ही मैं अंदर गया इसके चेंज करने के लिए, चेंज डेट एंड टाइम, तो मेरे से यूजर नेम मतलब एडमिनिस्ट्रेटर की मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, और बिना परमिशन के मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये डोमेन यूजर है और इसकी प्रोफाइल, इसका जो मेन क्रिएटर है, ऑनर है, वो डोमेन कंट्रोलर है, और इस लोकल मशीन का जो ऑनर है, इस लोकल मशीन का एडमिनिस्ट्रेटर है। तो इस मशीन पे जो, क्योंकि ये टाइम और डेट लोकल मशीन का पार्ट है, यूजर प्रोफाइल का पार्ट नहीं है, तो इसीलिए अगर लोकल मशीन में कोई चेंजिंग करनी है तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन लेनी पड़ेगी। क्लियर है ना। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये जो ऑप्शन है दोनों, इन दोनों ऑप्शन को अगर मैं जैसे चेंज द सिस्टम टाइम, इसे मैं डिफाइन कर देता हूं, और यहां पर मैं U2 यूजर को ऐड कर देता हूं, अप्लाई, ओके। इसी तरह जोन को के अंदर भी, चलो टाइम एंड डेट के अंदर ही देख लो आप, है ना, या चलो जोन देख लो, दोनों चीजों में मैं कर देता हूँ U2, ओके ओके। तो मैंने यहाँ पर U2 यूजर दोनों में मेंशन कर दिया, सिस्टम टाइम में भी, सिस्टम जोन में भी, यानी चेंज कर सकता है वो दोनों चीजों के विदाउट द परमिशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। जैसे भी क्या कर रहा है वो, अगर वो किसी मशीन से लॉगिन होता है, क्लाइंट मशीन से U2 यूजर, तो लॉगिन होने के बाद उसे अगर टाइम और डेट चेंज करना है उस मशीन का, जिस मशीन से वो लॉगिन है, तो उसके लिए उसे एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। तो हमने क्या किया अभी, इस U2 यूजर को एक तरीके से उस मशीन का भी एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया, और वो उस मशीन के टाइम और डेट दोनों चेंज कर सकता है, ठीक है ना, विदाउट द परमिशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। तो एक बार लॉग आउट हो जाओ, लॉग आउट होकर लॉग इन करके देख लो। U2 से ही इसी मशीन से लॉग इन कर लेते हैं। देखो अब चेंज करके देखते हैं।
जोन में तो मांग नहीं रहा है परमिशन, बट उसमें मांग रहा है। क्या क्या चक्कर है? जोन में तो मांग नहीं रहा है, इसमें क्यों मांग रहा है? सिस्टम टाइम ये ना, ये सिस्टम टाइम सिस्टम जोन। जोन में तो अप्लाई हो गया, ये सिस्टम टाइम में नहीं हुआ है। एक और अपडेट कर लेते हैं। फिर से एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं। YouTube मांग रहा है। जोन वाली तो अप्लाई हो गई, बट टाइम वाली नहीं हो पा रही है ये। चलो हो जाएगी। तो वैसे जोन तो हो रहा है इसमें, ठीक है। टाइम चलो देख लेंगे अभी, वैसे हो सकता है रीस्टार्ट करके हो जाए, बट हो जाएगा ये, है ना? ये समझ गए ना दोनों ऑप्शन? यस सर। चलो ये लिख लो ऑप्शन, ये दो लिख लो। बाकी एक दो और बताता हूँ इसके अंदर में। पहले ये दो लिख लो आप। चेंज द सिस्टम टाइम, चेंज द टाइम जोन। लिख ली सर। इसलिए इसमें और एक दो ऑप्शन और मिल जाएंगे आपको अच्छे अच्छे। शट डाउन द सिस्टम, शट डाउन द सिस्टम का देख लेते हैं। यस।
ये तो आप शट डाउन द सिस्टम। लिख लिया ये? यस, लिखिए सर। शट डाउन द सिस्टम मतलब जो हमारा डोमेन यूजर है, जब वो किसी क्लाइंट मशीन से जाकर लॉगिन होगा, ठीक है ना, तो लॉगिन होने के बाद अगर उसे वो शट डाउन करेगा, शट डाउन करने से पहले भी उसे एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन होनी चाहिए, यानी वो सिर्फ लॉग आउट कर सकता है, रिस्टोर कर सकता है, इसमें ऑलरेडी उन यूजर को परमिशन मिली हुई है, इसलिए वो शट डाउन कर रहा है। बट इसका फंडा ये है, जब हमारा डोमेन यूजर कोई भी क्लाइंट मशीन से जाकर लॉगिन होता है तो उसे राइट्स नहीं होते उस मशीन को शट डाउन करने के। अगर उसे शट डाउन करना है तो मेन उस मशीन के एडमिनिस्ट्रेटर से ही लॉगिन होना पड़ेगा, तभी वो शट डाउन कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। इस ऑप्शन का एडवांटेजेस क्या है कि हम यूजर्स को परमिशन दे सकते हैं कि अगर वो जिस मशीन से क्लाइंट मशीन से लॉगिन हो रहा है उस क्लाइंट मशीन में को वो शट डाउन भी कर सकता है, ठीक है ना। ये इसका यूज रहेगा, ठीक है। चलो 2-3 पॉलिसी हैं, बाकी इसमें अच्छी जो पॉलिसी है वो इसमें मिलेगी ज्यादा आपको सिक्योरिटी ऑप्शन में। ऑप्शन आ जाओ आप, सिक्योरिटी ऑप्शन। ये यूजर राइट असाइनमेंट में थे आपके 2-3 जो मैंने लिखवाई आपको पॉलिसी, सिक्योरिटी ऑप्शन में आ जाओ। सिक्योरिटी ऑप्शन के अंदर पहला ही ऑप्शन लिख लो आप, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट स्टेटस। लिख लिया फर्स्ट ऑप्शन? लिख ली सर। देखो इस ऑप्शन में आप क्या कर सकते हो, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, डोमेन कंट्रोलर जिससे हम लॉगिन है अकाउंट से, उस अकाउंट को अगर आपको डिसेबल करना है तो डिसेबल कर सकते हो। यहाँ से बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, इनेबल तो रहता ही है, अगर आपको डिसेबल करना है तो डिसेबल कर सकते हो। इसमें नोट डिफाइंड में इनेबल/डिसेबल लिख लेना आगे, जो भी आपको करना है, ठीक है। यस। लिख लिया ये? लिख लिया सर। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन और लिख लो, गेस्ट अकाउंट स्टेटस। गेस्ट अकाउंट तो आपको पता ही होगा, है ना, जब कोई भी मशीन आप इंस्टॉल करते हो तो 2 अकाउंट आपको बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट और दूसरा गेस्ट अकाउंट। गेस्ट अकाउंट बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहता है, अगर आप उसे इनेबल करना चाहते हो तो इनेबल कर सकते हो। अब आपका ये जो सर्वर मशीन है जिससे आप लॉगिन होता है एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से, इसमें आपको एक अकाउंट और मिलेगा गेस्ट अकाउंट लॉगिन होने के लिए, ठीक है। तो गेस्ट अकाउंट स्टेटस के आगे भी इनेबल डिसेबल कर लेना, बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है ये। लिख लिया? यस।
limit account एक ये वाला ऑप्शन लिख लो, रीनेम एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। आप एडमिनिस्ट्रेटर के नाम को रीनेम भी कर सकते हो यहाँ से। जैसे मैंने एडमिनिस्ट्रेटर की जगह यहाँ पर क्या कर दिया, एडमिन कर दिया खाली, ठीक है। तो अब मैं जो लॉगिन करूंगा वो एडमिन से लॉगिन करूंगा, यानी मेन अब मेरा अकाउंट का नाम क्या हो गया, एडमिन। ये सिर्फ यही हो सकता है, आप और कहीं नहीं कर सकते इसके नाम को रीनेम एडमिनिस्ट्रेटर के, ये सिर्फ यहीं से कर सकते हो। इनेबल डिसेबल भी सिर्फ यहीं से कर सकते हो पॉलिसी के अंदर जाकर, ठीक है। तो फिलहाल तो इसे हटा देते हैं, तो जरूरत नहीं है इसे, एडमिनिस्ट्रेटर रहने दो, है ना। रीनेम कर सकते हो। इसके अलावा रीनेम, ये लिख लो रीनेम गेस्ट अकाउंट, आप गेस्ट अकाउंट को भी रीनेम कर सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर आपको और भी 2-3 फीचर मिलेंगे अच्छे अच्छे। ये वाला ऑप्शन लिख लो आप। अगर आपके कंपनी में नेटवर्क प्रिंटर है, तो नेटवर्क प्रिंटर अगर आप चाहते हो किसी यूजर को, कि वो यूजर, कोई भी यूजर हमारा प्रिंटर के ड्राइवर को इंस्टॉल ना कर पाए या प्रिंटर को यूज ना कर पाए, क्योंकि प्रिंटर को यूज करने से पहले उसके ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते हैं, तो आप इस फीचर को अगर इनेबल कर देते हो तो उसके बाद आपका वो प्रिंटर कोई भी डोमेन यूजर यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन लिख लो, एक उसी के नीचे लिख लो, रिस्ट्रिक्ट सीडी रोम एक्सेस टू लोकली लॉगिन यूजर ओनली। देखो, जो हमारे डोमेन यूजर हैं, डोमेन यूजर जब क्लाइंट मशीन पे जाते हैं, आप ये चाहते हो कि वो यूजर उस क्लाइंट मशीन के सीडी रोम को यूज ना कर पाए, तो आप उसमें इस ऑप्शन को जाके अगर इनेबल कर देते हो, तो इनेबल करने के बाद क्या होगा, वो यूजर उस मशीन के सीडी रोम को यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है, और ना ही वो प्रिंटर इंस्टॉल कर पाएगा अगर इसे इनेबल कर दिया हमने, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन लिख लिया ना। इसके अलावा फिलहाल हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे ऑप्शन है। इसके अलावा आप आ जाओ नीचे, ये वाला ऑप्शन लिख लो, डोंट डिस्प्ले द लास्ट यूजर नेम, और इसके नीचे वाला ऑप्शन भी लिख लेना, कंट्रोल और डिलीट, डोंट रिक्वायर कंट्रोल और डिलीट। इन दोनों ऑप्शन को अगर मैं इनेबल कर देता हूं तो इनका आउटपुट मैं दिखा देता हूं आपको, है ना। देखो इन दोनों का आउटपुट क्या होगा। अभी होता क्या है, डोंट डिस्प्ले द लास्ट यूजर नेम, डोंट रिक्वायर कंट्रोल और डिलीट। अभी देखो जैसे हम क्लाइंट मशीन पे जाते हैं और क्लाइंट मशीन पे लॉग आउट करते हैं, लॉग आउट करने के बाद सबसे पहले आपको विंडो पे क्या दिखाई देता है, लॉगिन होने के लिए कंट्रोल और डिलीट आ रहा है। मैं ये चाहता हूँ ये कंट्रोल और डिलीट ना मिले मुझे। दूसरी बात, जब मैं कंट्रोल और डिलीट करके आगे बढ़ता हूं तो मुझे लास्ट यूजर नेम आता है लिखा हुआ, कि जिससे मैं लास्ट टाइम लॉगिन हुआ था, लास्ट लॉगिन यूजर नेम आता है, U1 से लॉगिन हुआ था मैं इस मशीन से, ठीक है। मैं ये भी नहीं चाहता हूँ, ये दोनों चीजें नहीं चाहता हूं मैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों ऑप्शन को मैंने इनेबल कर दिया, कर देते हैं। इनेबल करके अपडेट किया हमने, अपडेट करने के बाद अभी रुको, अपडेट होने दो, फिर जाते हैं हम। अब क्लाइंट मशीन पे जाओ और आउटपुट देखो इसका। U1 से लॉगिन हुए, लॉगिन होने के बाद अब लॉग आउट हो,
तो लॉग आउट होने के बाद कंट्रोल और डिलीट ना मिलना चाहिए, लास्ट यूजर नेम ना आना चाहिए, है ना, ये दो चीजें हैं। यस यस पॉलिसी इसे अपडेट कर लेते हैं एक बार। अब लॉग आउट होते हैं, चेक कर लेते हैं फिर। सही नहीं, बल्कि यहाँ डिसेबल करके देखते हैं। अपडेट क्यों नहीं हो रहा है? क्यों हो रहा है? एक बार रिस्टार्ट करके देख लेते हैं क्लाइंट मशीन को, हो सकता है वो रिस्टार्ट मांग रहा हो। ठीक है, बाकी अप्लाई हो जाएगी, अप्लाई होने में कोई दिक्कत नहीं है इसके। अभी देख लेते हैं, अगर होगा तो लास्ट यूजर नेम आना चाहिए। यस समझ रहे हो ना ये पॉलिसी कितनी जरूरी है ना? यस यस हाँ, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर कंपनी की। जैसी कंपनी को रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप पॉलिसी अप्लाई करोगे और पॉलिसी को यूज करोगे क्लाइंट जो हमारे डोमेन यूजर हैं उनके ऊपर। ठीक है, यस देखो अप्लाई हो गई पॉलिसी, है ना? यस सर है ना, कंट्रोल और डिलीट तो नहीं आया नहीं आया ना, यूजर नेम आया कि लास्ट यूजर हमारा कौन सा था जिससे लॉगिन हुए थे, है ना? यस समझ गए ना ये चीज, पॉलिसी? बिल्कुल सर ठीक है, लिख ली ना ये दोनों पॉलिसी? लिख ली सर के अलावा क्या हो सकता है आपके? बहुत सारी पॉलिसीज है इसमें, मतलब जैसे रिक्वायरमेंट हो ऐसे यूज करो। चलो बाकी तो पढ़ लेना, इनमें पॉलिसीज ही है ना, जो आपको सही लगेगी वो यूज यस करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये इवेंट लॉग्स मैंने आपको बताई दिए, ठीक है ना? इवेंट्स व्यूअर का यूज यहाँ पे भी है, देखो सिस्टम सिक्योरिटी यस लॉग, सिस्टम लॉग्स। तो यहाँ पे आप इसे इनेबल कर दो तो उसके अंदर लॉग्स बनने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा यस आप
यूजर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ जाओ। अभी हम किसके अंदर थे? ये कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में थे अभी हम, है ना? अभी कंप्यूटर Yes. कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पढ़ी हमने ये पॉलिसीज। अब आ जाओ आप यूजर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। यूजर कॉन्फ़िगरेशन Yes. के अंदर पॉलिसी के अंदर देखो, हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल डिस्ट्रीब्यूशन तो कर लिया था हमने यूजर कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू, है ना? Yes. बाकी इसके अंदर देखो, सिक्योरिटी में तो है फोल्डर रिस्ट्रिक्शन, डेस्कटॉप, हाँ इसके अंदर इस वाले ऑप्शन को आप यूज कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स। Yes. यानी पॉलिसी में आप जाओगे तो पॉलिसी में 1 2 3rd नंबर पे एक ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन का अच्छा यूज कर सकते हो आप, Yes. एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स पॉलिसी। Yes. ठीक है, इस पॉलिसी में क्या है, क्या मिलेगा आपको? सबसे पहले कंट्रोल पैनल, देखो कंट्रोल पैनल की पॉलिसी आएगी यहाँ पर। Yes. कंट्रोल पैनल की क्या पॉलिसी आएगी? जैसे कंट्रोल पैनल के अंदर ऐड रिमूव प्रोग्राम होता है ना ऑप्शन, Yes, sir. ये कहाँ ऐड रिमूव प्रोग्राम, ये रहा, है ना? Program. Yes. ऐड रिमूव प्रोग्राम के अंदर अब आपको यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है ये, Yes. ऐड रिमूव प्रोग्राम में जितने भी ऑप्शन है, अब देखो क्या क्या ऑप्शन है, जैसे स्पेसिफाई डिफॉल्ट कैटेगरी फॉर द ऐड न्यू प्रोग्राम, हाइड द ऐड प्रोग्राम, CD-ROM फ्लॉपी डिस्क ऑप्शन। ये सारे ऑप्शन आपको कंट्रोल पैनल ऐड रिमूव प्रोग्राम के अंदर मिलेंगे, ठीक है ना? Yes. Yes. और हाइड द ऐड प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑप्शन, हाइड द प्रोग्राम नेटवर्क ऑप्शन, ये सब आपको प्रोग्राम एंड फीचर। सिस्टम एंड सिक्योरिटी, नेटवर्क एंड इंटरनेट, प्रोग्राम्स।